हेलो ऑल, क्या हाल चाल। एक ऐसा टॉपिक सामने आया जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था। लास्ट ईयर के जो जीएसटीआर 9 सी पे गलतियां हुई, उसको लेके एक छोटा सा मिथ तैयार हो गया। इसको कैसे करना है, क्या करना है। पिछली बार बहुत गलतियां हुई हैं। इस साल का 9 सी की लास्ट डेट आप लोगों को पता है, अभी 30 सितंबर है, जो कि आगे बढ़ने के फुल चांसेस हैं। लेकिन आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे 30 सितंबर ही दिमाग में है, और वही होना भी चाहिए। और काफ़ी लोग तो 9 सी को निपटा भी चुके हैं। मेरे भी कई क्लाइंट्स के 9 सी निपट चुके हैं। उसी के रिगार्डिंग ये छोटी सी वीडियो, जो कि आपको एक बिगनर से प्रोफेशनल बनाने वाली है। एस टी आर 9 और 9 सी के रिगार्डिंग। 9 तो कोई भी कर सकता है, लेकिन 9 सी एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। इसलिए मेरा जो मेन जोर रहेगा वो 9 पे रहेगा। उसके बाद मैं 9 सी पे आऊँगा, जो कि कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको उसके बता दूंगा। इसके अकॉर्डिंग आपको 9 भरना है, नहीं तो लास्ट में 9 सी में आपको आपका चार्टेड अकाउंटेंट टैक्स के रूप में बोल सकता है कि आपको टैक्स जमा करना पड़ सकता है, या पेनल्टी आ सकती है कोई भी किसी तरीके की। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि है 9 सी के रिगार्डिंग। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो तो बस चैनल सब्सक्राइब रखिए। और मेरे 5 सब्सक्राइबर कल कंप्लीट हुए हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। और इसी तरह प्रोफेशनल टच बनाए रखिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह धीरे 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 करके आगे बढ़ता रहूं, और आपका जो प्रोफेशनल दोस्ती है वो इसी तरह बरकरार रहे। तो ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ आइए स्टार्ट करते हैं इस मेन वीडियो को, जो कि मैंने वेबिनार रिकॉर्ड किया है 9 और 9 सी के रिगार्डिंग। कुछ चीज़ें आपको बेसिक लगेंगी, लेकिन जब आप मेरी डीप मीनिंग बातों को मेरे तरीके से, मेरे नज़रिए से, मेरी सोच से समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी छोटी सी बात है, लेकिन वो कहाँ पे परेशान कर सकती है, परेशान करने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स को हिसाब से मैंने 9 को डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप सोचेंगे एक नॉर्मल वर्किंग है, लेकिन हाँ, ये है तो नॉर्मल वर्किंग, जो कि हर 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च तक चलती है। अगर आप पूरा रिकंसिलेशन बना रहे हैं हर चीज़ का, तो आपको जीएसटीआर 9 में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं कोई टैक्स नहीं आएगा, कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। कुछ बातों का रिकंसिलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आज की डेट में जीएसटीआर जैसे जैसे अपने ट्रू कलर पे आ रहा है, तो वैसे से अब आपको इससे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो विभाग से नोटिसें आती हैं कि जीएसटीआर 1 और 3 भी मैच नहीं है, मिसमैच है। को यहीं पे ख़त्म कर लीजिए। जो भी अब आपका जैसे बात करें 19 18-19 का जीएसटीआर 9 जाना है, और 19-20 आपने अभी ख़त्म किया है, तो सबसे पहले कोशिश यही कीजिए कि आपका R1 और 3 भी दोनों मैच हों। ये दोनों तो मैच होने ही चाहिए। और उसके बाद अगर आपका बन रहा है टैक्स, इन दोनों को एडजस्टमेंट करने के बाद, फाइनल रिकंसलेशन करने के बाद, यानी कि B2B B2C फाइनल आपने कर लिया कि आपकी सेल कितनी है और आपने उसका एडजस्टमेंट करना है। तो उस एडजस्टमेंट करने के बाद अगर कोई टैक्स बन रहा है, तो आपको यहाँ पे उसका ध्यान देना है और वो टैक्स तुरंत जमा करना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब मैं दूसरी चीज़ की बात करता हूँ। सर, जो जीएसटीआर 9 है वो आपका हो रहा है इस समय, 17-18 को हो चुका था, 18-19 का अब हो रहा है। अगर 18-19 की बात करूँ, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट जो है वो आपकी, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपके बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सेल रिकॉर्ड करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी परचेज लेनी है। तो जीएसटीआर 1 और 3 भी तो मैं बात कर रहा हूँ करंट पीरियड की, लेकिन अगर मैं पीछे की बात करूँ, तो पीछे आपको सबसे पहले ऑडिटेड बैलेंस शीट से 3B और 1 दोनों में से जो सही हो आप उससे मैच कर लीजिए। पहले इन दोनों को मैच करिए, R1 और 3B को। तब आपको जो डाटा सही लगे, जो ऑथेंटिक लगे, जो बुक्स कहती हैं वही बुक्स बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुए, जिसका आपने ऑडिट करवाया उससे रिकंसलेशन जरूर करिए। बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन जब आपको मैंने कहा बिगनर से प्रोफेशनल बनेगा, तो बिगनर तो मुझे बताना ही पड़ेगा, तभी आप प्रोफेशनल बन पाएंगे। उसके बाद जो सेकंड एडजस्टमेंट मेरे पास आता है, सबसे बड़ा पॉइंट जो कई लोग इसको भूल जाएंगे, इसीलिए मुझे तो यहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट करना पड़ा। रिकंसाइल इफ एनी R1 सेल इज रिफ्लेक्टेड इन नेक्स्ट ईयर और इन करंट पीरियड एनी जीएसटीआर 1 सेल हैज बीन रिकंसाइल्ड ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर आपने ये गलती की, तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे। इसके लिए भी समझ लेते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या मेरा कहने का मेन मोटिव क्या है। सबसे बड़ी बात यही है सर, इसमें जो समझने वाली,
कि अगर आपने कोई GSTR1 का डाटा आपका छूट गया था, पिछली बार को B2B इनवॉइस छूट गई थी और पीछे से पार्टी ने आपसे कहा कि सर ये जो B2B इनवॉइस छूटी हुई है इसकी मेरी ITC लेने मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आप एक काम करिए, अपने R1 में इसको अगले साल अप टू सितंबर जो टाइम होता है, रूल 16.4 जो रूल है इसका, वो कहता है कि आप अगले सितंबर तक इसको क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए ये पूरा सेट हो गया कि हाँ, आप इसको सितंबर तक ले सकते हैं। तो सितंबर तक आपने R1 में तो ले लिया। जैसे ही आपने सितंबर तक R1 में लिया, पिछले साल की इनवॉइस या अगले साल की इनवॉइस, वो जब आप नेक्स्ट ईयर का R1 करेंगे या नेक्स्ट ईयर का जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, एनुअल अकाउंट जब फाइनल करेंगे, यानी कि GSTR 9 और 9C जब फाइनल करेंगे, तो उस समय इसको रिकंसिलेशन में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले साल 17-18 तो पहला साल था, इसका पॉइंट ज़्यादा बना ही नहीं, ज़्यादा क्रिएट ही नहीं हुआ, लेकिन आज की डेट में अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि आप इसको कैसे रिकंसाइल करने वाले हैं दोनों चीज़ को। सबसे बड़ा रिकंसिलेशन कोई बनेगा तो ये इसी का बनेगा, सबसे बड़ा पंगा कोई बनेगा आपके GSTR 9 में। सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली तो ये इसी की है, जिसको मैंने सेकंड एडजस्टमेंट का नाम दिया। अब बात कर लेते हैं थर्ड एडजस्टमेंट की, जो कि सेकंड से ही कनेक्टेड है, रूल 16.4 के रिगार्डिंग है। कि अगर रूल 16.4 में आपने पूरी बात नहीं समझी और परचेज सेल आपने घुमा दी, तो सर सीधा सा फंडा है कि अब आपको यहाँ पे इसको समझना है, चाहे वो सेल का पॉइंट हो चाहे वो परचेज का पॉइंट हो, दोनों चीज का रिकंसलेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर रिकंसलेशन सही से नहीं बन पाया तो बहुत ही बड़ी हेडेक होने वाली है। इसलिए एक एक्सेल शीट में इसे रिकंसलेशन बना लीजिए, R1 का, 3B का, 2A का, ITC का, कि कैसे रिकंसलेशन हो रहा है, और अगर आगे कहीं ले रखा है उसके रिगार्डिंग। ये दो एडजस्टमेंट करने के बाद अब मैं सिंपल भाषा में बात करूंगा आपके साथ फोर्थ एडजस्टमेंट की। रिकंसाइल द ITC क्लेम्ड इन 3B एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो 3B में जो आपने ITC ली है और जो पोर्टल पे दिख रही है, 2A जो है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये तीनों भी आपस में पूरी तरीके से रिकंसाइल होने चाहिए। हर बात रिकंसलेशन से ही शुरू होगी और रिकंसलेशन पे ही खत्म होगी। ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप इसको कैसे सामने लाएंगे, कैसे आप इसको परखेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि आपने रिकंसलेशन कर लिया, उसके बाद कहाँ पे क्या चीज़ दिखानी है। अप्रैल से मार्च की जितनी भी 3B की ITC आपने ली होगी वो टेबल नंबर 6 में अपने आप दिखती है। उसका बाइफरकेशन आपको देना होता है, कैपिटल गुड कौन सी है, इनपुट सर्विस कौन सी है, इनपुट कौन सा है। तो ये तीन बाइफरकेशन आपको देना होता है। ये 2 साल के लिए इसको एग्जेम्पशन मिली हुई है कि आपको नहीं भरना है, सिर्फ टोटल आपको डालना है, आप उससे आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस 18-19 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं डालनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि टेबल नंबर 6 में आपको कोई भी ITC अपनी तरफ से नहीं डालनी है। जो भी 3B में क्लेम है ITC, सिर्फ और सिर्फ आपको उसी का बाइफरकेशन डालना है। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं 3B में कोई ITC छूट गई थी उसको यहाँ पे डाल देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, सर कभी नहीं होगा। फिर आगे बात कर लेते हैं टेबल 8 के बारे में, जो कि कहता है अप्रैल से सितंबर के बीच में, यानी कि नेक्स्ट ईयर में, अगर आपने कोई ITC ले रखी है और उसको रिफ्लेक्ट टेबल 6 में तो होना नहीं था, तो उसकी पोजीशन जो है वो टेबल नंबर 8 में है। कि अगर कोई ITC मान लीजिए कि आपने बाद में ली, आपने मार्च के बुक्स फाइनल होने के बाद रिकंसिलेशन किया और उसके बाद आपको पता चला, तो आपने उसको बाद में लिया है अप्रैल से सितंबर के बीच में, तो सर GSTR 9 में भी बाद में ही आएगा, ये टेबल नंबर 8 में जाएगा। ये इस तरह कभी भी नहीं होगा कि आप उसको टेबल नंबर 6 में डाल दें, वो एकदम गलत हो जाएगा। आपका एकदम से बुक्स ऑफ अकाउंट जो बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग डाटा नहीं जाएगा और GSTR 9 हो जाएगा गलत, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक सबसे बड़ा नोट जो मैंने लास्ट में लिखा, नो न्यू ITC कैन बी क्लेम्ड इफ नॉट अवेल्ड टिल सितंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ये लैप्स हो जाती है, आप लोगों को ये चीज़ पता है कि अगर सितंबर के बाद मेरी, अगर मैं 18-19 की बात करूं और मैं उसे 30 सितंबर 2019 तक क्लेम नहीं कर पाया, तो सर सीधी सी बात है कि वो हो गई लैप्स और यहाँ पे हो गई आपको प्रॉब्लम। अब आप उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, आपकी हेडेक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आज की बात कर रहे हैं, अप्रैल अप्रैल 2020 से डाटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से भी एटलीस्ट हर 3 महीने में अपनी ITC जरूर मैच कराइए। वैसे भी अब 2B का सिस्टम आ गया है, तो वो आपको कहीं ना कहीं रिकंसलेशन में ही रखिएगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा क्लेम कर रहे हैं तो उसकी नोटिस आ सकती है।
इसीलिए आज के ज़माने में R1 3B और ये आपका जो हो गया 2A 2B, तब जाके आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत बड़ी हेडेक आने वाली है। तो ये था मेरा फोर्थ एडजस्टमेंट। होपफुली आपको यहाँ तक वीडियो बोरिंग नहीं लग रही होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अब अगली चीज़ की बात कर लेते हैं कि अगर आपने वो रिकंसलेशन कर लिया तो आप सर बन गए प्रोफेशनल। आफ्टर फाइलिंग ऑल टेबल रिकंसाइल द टैक्स टू बी पेड और रिफंड यू कैन क्लेम आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द एंट्रीज। आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या बना कि आपको टैक्स पेबल हुआ या रिफंड आपको क्लेम करना है या आपको देखना है। अगर आपने टैक्स लायबिलिटी निकाली है तो आपको DRC 03 से उसको पहले पेमेंट करनी है, उसके बाद कंप्यूट लायबिलिटी करके प्रोसीड टू फाइल करना है। तो ये तो छोटा सा स्टेप हो गया अप टू GSTR 9 का, जो कि मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपका 9 हो गया फाइल, लेकिन 9 फाइल होने के बाद आपको पता चला कि बहुत ही बड़ी गलती कोई हो गई है 9 में, और या आपके अकाउंटेंट ने या किसी प्रोफेशनल ने 9 को भरने में आपके कर दी गलती। तो अब आप उसको कैसे सही करेंगे? ये थोड़ा सा बहुत बड़ा मिथ है कि एक बार 9 भर गया आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। ये तो बात आपकी एकदम सही है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, तो मिथ फैल गई है कि माई 9 इज रॉन्गली फाइल्ड, कैन आई रेक्टिफाई माई जीएसटी मिस्टेक थ्रू 9C और नॉट। इसका सिंपल सा तरीका यही है कि रिमेंबर दैट 9C द जीएसटी ऑडिट इज द लास्ट स्टेप टू रेक्टिफाई मिस्टेक। इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय सीए यूजिंग हिज और प्रोफेशनल माइंड। प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म जो होता है उसको यूज करते हैं सीए साहब। जब उसको यूज करेंगे तो आपका रियल बुक्स क्या कहती हैं उसको देखा जाएगा, ना कि 9 और 9C को। लेकिन एक चीज यहाँ समझने वाली ये है कि आपने जो फिगर 9 में डाल दिया वो 9C से रिकंसलेशन अपने आप होता है। जो भी 9 के फिगर होते हैं हम लोग को वही डालने होते हैं और उसी से रिकंसलेशन बनता है। तभी लास्ट में पता चलता है कि हमने 9 सही भरा कि गलत भरा, कि लास्ट में टैक्स पेबल आ रहा था कि क्या था, टैक्स जमा हुआ कि नहीं हुआ, रिफंड कोई बन रहा था कि नहीं बन रहा था, या आपने रॉन्गली रिफंड तो नहीं क्लेम कर लिया। इस तरह के बहुत से केसेस उनके सामने आएंगे। रिफंड के केसेस बहुत तरीके के होते हैं, वो भी उस हिसाब से उनके सामने आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं 9C के रिगार्डिंग कि 9C में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं की नोट्स की। आपको ये चीज जान के नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है कि जो 9 होता है वो आपका स्टेट वाइज भरा जाता है, यानी कि सबका अलग अलग। लेकिन जब 9C की बात होती है, अगर आपका टर्नओवर है 5 करोड़ के ऊपर तो आपको 9C भरना मैंडेटरी है। उसके पहले आपका ऑप्शनल है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर आपने कर दी कोई गलती तो ऑप्शनल वाले रास्ते को पकड़ के आप इसको रिकंसाइल जरूर करिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपने गलती यहाँ पे क्या की थी और कैसे इस पे आगे बढ़ना है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि 9 का डाटा होता है स्टेट वाइज और 9C का डाटा होता है पैन वाइज, यानी कि एक पैन पे जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे सबका सिंगल 9C जाएगा। पहली चीज हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं बाइफरकेशन टर्नओवर के ऊपर, कि जो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर कितना था, टैक्सेबल कितना था, नॉन टैक्सेबल कितना था, इसका बाइफरकेशन आपसे मांगा जा सकता है, क्योंकि इसको भरे बिना 9C टेबल कंप्लीट हो ही नहीं सकता। क्या बात कर लेते हैं क्रेडिट नोट डेबिट नोट की, अदर इनकम की। अगर आपके पास कोई बैलेंस शीट में कोई अदर इनकम कोई पड़ी हुई है तो उस पर चेक किया जाएगा क्या इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है तो आपने उस पर टैक्स दिया कि नहीं दिया, या क्या सीन बना उसका। उसके बाद बात कर लेते हैं सेल टर्नओवर की। रेट वाइज समरी चाहिए सेल टर्नओवर की। रेट वाइज बोले तो 5% कितना, 12 कितना, 18 कितना, 28 कितना, उसके अकॉर्डिंग रेट वाइज समरी हो जाएगी। तो रेट वाइज समरी में एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जो रिवर्स चार्ज के ऊपर जो आपने टैक्स जमा किया है उसकी भी रेट वाइज समरी इसी में क्लब हो जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कैपिटल गुड की आईटीसी को आपने क्या किया। क्या आपने वो कैपिटल गुड पे रूल 43 लगाया कि नहीं लगाया। रूल 43 क्या है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। कैपिटल गुड की आईटीसी आपने कैसे ली, कैसे आपको क्लेम करनी चाहिए थी, क्या वो एग्जेम्प्टेड में थी, नॉन एग्जेम्प्टेड में थी। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर आपको कोई टैक्स बना है तो उस पर इंटरेस्ट के लिए प्रोविजन आपने क्या किया, आपने इंटरेस्ट जमा किया कि नहीं किया। तो अब बात कर लेते हैं अगर कोई टैक्स बन रहा है तो उसको आपने आईटीसी से सेट ऑफ करने का भी ऑप्शन है और डीआरसी से भी है। अगर आपके पास आईटीसी यानी क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट शो कर रहा है, आप उससे भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। और डीआरसी 03 यानी कि कैश का रास्ता, वो भी आप अपना सकते हैं। तो ये था छोटा सा कंटेंट जो मुझे लगा आपको बिगिनर से प्रोफेशनल बनाएगा।
GSTR 9 और 9C का, और इससे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक मुझे नहीं दिखा। इसीलिए मैंने इसको वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, और होपफुली आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी पेड सर्विस चाहिए GSTR 9 या 9C की, तो मैं उसके लिए आप लोग को नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे मुझसे व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। और अगर कोई छोटी क्वेरी होगी तो आपको उसी पे कमेंट मिल जाएगा। अगर कोई बड़ी क्वेरी होगी तो मुझे लगेगा कि इस पे वीडियो बनाना जरूरी है, तो मैं उस पे वीडियो भी आप लोग के लिए बना सकता हूँ। ये था छोटा सा कंटेंट, तो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर से थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, और इसी तरह बस इसको बनाए रखिए ताकि मैं आपके साथ इसी तरह बस लगा रहूं, और आप लोगों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूं, और जितने भी बड़े अपडेट आते रहेंगे वो आप लोग तक पहुंचाता रहूं। ये भी वीडियो को समाप्त करता हूं। टिल देन, टाटा।